let's start with cloud computing first. So what is understood by cloud? Hello, Okay. सुरेंद्र आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. गिटार बज रहा है मेरी साइड. उससे आई थिंक इंटरनेट स्टार्ट हुआ है फिर जब से हमने नेटवर्क कनेक्टिविटी स्टार्ट की है, जब से हमने इंटरनेट यूज करना स्टार्ट किया है, हम तब से ही क्लाउड को यूज करते हैं, राइट. Okay. बट क्लाउड इतना हाई पे क्यों आया, फिर इतना पॉपुलर कैसे हो गया क्लाउड एकदम? द पॉइंट इज, अब धीरे धीरे इसकी सर्विसेज बढ़ने लगी है. बिकॉज आपको अगर सिंपल एग्जांपल दूं, लेट्स गो विद गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव की पर्सनैलिटीज क्या है? आप अगर कुछ भी अपलोड करो और आप उसको दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हो. मतलब एक सिंपल स्टोरेज सर्विस है. यू कैन Yeah. स्टोर योर फाइल्स. आप अगर कुछ भी स्टोर करो दुनिया के किसी भी कोने से उसको एक्सेस करो. अगर मैं बात करूँ एक लोकल स्टोरेज की, राइट, तो कंप्यूटर में अपना डाटा स्टोर करते हैं हार्ड ड्राइव्स में, एसएसडीज में, पेन ड्राइव्स हो गई, सीडी ड्राइव्स हो गई. उसको हम सिंपल अपने लोकली स्टोर करते हैं उसको हम, और लोकल ही वो एक्सेसिबल है. अगर मैं अपना सिस्टम नहीं लेके जा रहा कहीं और, सपोज अपने सिस्टम पे कुछ स्टोर किया, कुछ फोटोज वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, राइट, और आप चले गए देश से बाहर कहीं भी, लाइक यूएसए, कहीं भी चले गए आप, राइट. अब आपको डाटा चाहिए वो, एट दैट टाइम यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. अब उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे बिकॉज वो स्टोर कहाँ पे है, लोकल सर्वर पे, लोकल सिस्टम पे स्टोर आपके पास वो. बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर यूजिंग अ क्लाउड सर्विस, तो क्लाउड को आप ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. ये वाला क्लाउड नहीं है एक्चुअली, बट द पॉइंट इज क्लाउड को आप ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. आपका जो Okay. डेटा होता है वो रिमोटली स्टोर होता है, आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी. दिस सिंपल बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ऐसा नहीं है कि क्लाउड की सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी है, ये क्लाउड बहुत सी पर्सनैलिटीज आती है. अगर सिंपल एग्जांपल दे तो फर्स्ट वन इज डेटा स्टोरेज. अदर देन डेटा स्टोरेज व्हाट एल्स वी कैन डू इज, अगर मैं बात करूँ वेबसाइट होस्टिंग की, यू कैन होस्ट योर वेबसाइट्स. अब अगर बात करूँ, स्टार्टिंग में लोग क्या करते थे, तो उन्हें वेबसाइट होस्ट करनी होती थी तो खुद का सर्वर परचेज करते थे, फिर उसके ऊपर अपना होस्ट करते थे. बट नाउ डेज व्हाट कंपनीज दे आर डूइंग इज, वो सिंपल सर्वर्स को रेंट पे ले लेती है. सपोज अगर मैं बात करूँ अमेजोन की, तो अमेजोन एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है आपको. आप वहाँ से कुछ भी रेंट पे लो, सर्वर रेंट पे लो, स्टोरेज रेंट पे लो. यू कैन यूज दैट स्टोरेज, यू कैन यूज दैट सर्वर टू होस्ट योर वेबसाइट, टू स्टोर योर डेटा. मतलब क्लाउड पे आप सिंपल रेंट पे सर्विसेज लेते हो. मुझे इतनी स्टोरेज चाहिए, मुझे ये सर्वर चाहिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होंगी, उसमें इतनी रैम होगी, इतनी स्टोरेज होगी, इतनी प्रोसेसिंग पावर होगी, इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, एंड अदर डिफरेंट थिंग्स, राइट. क्लाउड का पूरा मैनेजमेंट जो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हैंडल करेगा. उसमें कोई हार्डवेयर फेलियर आ रहा है, आपके डेटा की सिक्योरिटी हो गई, उसकी फिजिकल सिक्योरिटी हो गई, सब कुछ कौन मैनेज करेगा? आपका क्लाउड प्रोवाइडर, राइट. सिंपल एग्जांपल हो गया डेटा स्टोरेज, वेब होस्टिंग. व्हाट एल्स वी कैन डू विद क्लाउड इज, लेट्स गो विद प्रोसेसिंग पावर. हमने जब आपको याद हो तो जब हैश डंप्स किए थे एक बार, मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी, रोज क्रैक स्टेशन. याद है क्रैक स्टेशन? यहाँ पे हैशेस क्रैक करते हैं जनरली अपने. मैंने यहाँ पे अपना हैश डाला, तो क्रैक किया, वो मुझे सिंपल उसका पासवर्ड मिल गया, फिर जो भी टेक्स्ट था वो मिल गया मुझे यहाँ पे डायरेक्टली. Yes, मतलब sir. प्रोसेसिंग, बट प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है? रिमोटली सर्वर के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, राइट. तो वी कैन यूज क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड सर्विसेज एज प्रोसेसिंग पावर्स एज. वहाँ पे प्रोसेसेस कर सकते हैं, अपनी खुद के एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, और पूरी पूरी मशीन्स डिप्लॉय कर सकते हैं. अगर मैं बात करूँ, सपोज आपका सिस्टम कंपैटिबल, जैसे मेरा सिस्टम कंपैटिबल नहीं है कि मैं उसको उसके अंदर कोई हार्डवेयर जैसे कोई हाई पावर मशीन चला पाऊँ. अगर एग्जांपल लें तो लेट्स गो विद काली लिनक्स, राइट. आपका सिस्टम या फिर मेरा सिस्टम कंपैटिबल नहीं है कि मैं 8 GB रैम के साथ एक 1 TB स्टोरेज के साथ काली लिनक्स मशीन को यूज़ कर पाऊँ, राइट.
At that time, what you can do is simple cloud service provider के साथ जाओ, लाइक हमारे पास AWS हो गया, Amazon का, गूगल का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है खुद, लाइक इसको जी कंसोल बोलते हैं हम, माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है एज़्योर। यू कैन गो विद दिस क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स। ऐसा नहीं कि यही है, और भी हैं, बट ये कुछ मोस्ट पॉपुलर क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स हैं आपके पास। AWS फ्रॉम Amazon, जी कंसोल फ्रॉम गूगल, एज़्योर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। अब सिंपल इनके पास जाओ, इनको बोलो कि मुझे एक मशीन चाहिए, लाइक जिसके अंदर 1 TB स्टोरेज हो, या फिर 8 GB, या फिर 12 GB, 16 GB, 64 GB, 32 GB, बस रैम होनी चाहिए, राइट? और एक प्रॉपर हाई बैंडविड्थ नेटवर्क होना चाहिए मेरे पास। दे विल गिव यू ऑल दीज फैसिलिटीज, उनका हार्डवेयर, उनका सॉफ्टवेयर, उनकी मेंटेनेंस, उनकी सिक्योरिटी, सब कुछ वो हैंडल करेंगे। आपको सिर्फ उसके लिए रेंट पे करना है। तो इन क्लाउड कंप्यूटिंग आप कॉन्फ़िगरेशंस को आपकी मशीन्स को आप रेंट पे परचेज करते हो कि मुझे ये मशीन चाहिए, मुझे स्टोरेज चाहिए, मुझे ये सर्विस चाहिए, एंड आई विल पे यू द रेंट फॉर दैट सर्विस। सिंपल क्लाउड से कंप्यूटिंग का पार्ट है ये, राइट? Yes, sir. Okay. Other than this cloud computing providers, let's start with the notes. What else we have? So I hope it's clear. हम क्लाउड का एक बेसिक डेफिनेशन देख सकते हैं। व्हाट इज अ क्लाउड? कि आप सर्विसेज रेंट पे ले रहे हो, सर्विसेज को यूज कर रहे हो, जो कि कहाँ पे होस्टेड है, फिर कहाँ पे एक्चुअली उनका हार्डवेयर कहाँ पे है, एक रिमोट सर्वर पे होस्टेड है वो सर्विसेज सारी। हम उनको कहीं भी जो है, किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं उन चीज़ों को। इट वॉज अ सिंपल क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट। मैं बात करूँ स्टोरेज की, स्टोरेज में भी सेम ही चीज़ें हैं। आपका डेटा हार्ड ड्राइव SSD के अंदर ही स्टोर हो रहा है वहाँ पे, बट द पार्ट इज उसकी मेंटेनेंस, उसकी सिक्योरिटी, उसके जो भी सर्विसेज, जो भी मेंटेनेंस वगैरह होगी, जो भी सर्विसेज होंगी, जो भी सिक्योरिटी वगैरह होंगी, वो सब क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल करेगा, राइट? Here we have three things, not three, here we have more things. First one is cloud consumer. Cloud consumer is the user, तो आप सर्विसेज ले रहा है क्लाउड से, राइट? अगर मैं एंड यूजर की बात करूँ, आपकी हो गई या फिर मेरी हो गई, तो हम यहाँ पे क्लाउड कंज्यूमर्स हैं, बिकॉज हम सर्विसेज ले रहे हैं क्लाउड की तरफ से। आफ्टर क्लाउड कंज्यूमर वी हैव क्लाउड प्रोवाइडर। आप जहाँ से सर्विस ले रहे हो, आप अमेजोन से ले रहे हो, गूगल से ले रहे हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट से ले रहे हो, या फिर किसी और थर्ड पार्टी से ले रहे हो, राइट? तो सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वी कॉल इट क्लाउड प्रोवाइडर। अदर देन क्लाउड प्रोवाइडर वी हैव क्लाउड ऑडिटर। प्रॉपर सिक्योरिटी ऑडिटिंग होती है कंपनीज में, तो एक वो अथॉरिटी या फिर एक वो कंपनी जो उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग करेगी क्लाउड की, कि वो सिक्योर है या नहीं है, प्रॉपर सिक्योरिटी चेक लगे हैं नहीं लगे हैं, प्रॉपर फंक्शनैलिटी प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो द पर्सन और द कंपनी जो उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग करेंगी, वी कॉल इट क्लाउड ऑडिटर। एंड अदर देन क्लाउड ऑडिटर वी हैव वन मोर थिंग, क्लाउड ब्रोकर। ठीक है? अगर मैं बात करूँ कि मेरी एक कंपनी है, लेट्स गो विद प्रो सिक्योरिटी, आप मुझसे कहते हो कि मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करनी है, राइट? मैं आपके और क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में एज ए ब्रोकर काम करता हूँ, ठीक है? कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ अमेज़न से लेके, बट आई एम द मिडल मैन। मैं आपके और क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में हूँ। एट दैट टाइम यू कैन कॉल मी एज क्लाउड ब्रोकर। मैं क्लाउड से सर्विस लेके आपको दे रहा हूँ, बिचौलिया जिसको हम बोलते हैं जनरली। दैट वाज अ सिंपल क्लाउड ब्रोकर। अदर देन क्लाउड ब्रोकर वी हैव वन मोर, दैट वाज क्लाउड करियर। इंटरनेट फैसिलिटी है क्लाउड को, वो कहाँ से मिल रही है, उसका ISP कौन है? वो एयरटेल हो सकता है, कोई सिंपल थर्ड पार्टी कंपनी हो सकती है, वो रिलायंस हो सकता है, वोडाफोन हो सकता है, कुछ भी। कहाँ से उसको इंटरनेट फैसिलिटी मिल रही है, दैट वाज सिंपल क्लाउड करियर, राइट? Okay. अदर देन दिस सिंपल बेसिक डेफिनेशन, और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से एक्टर्स, कौन कौन से एक्टर्स होते हैं वहाँ पे, लाइक क्लाउड कंज्यूमर, क्लाउड प्रोवाइडर, क्लाउड ऑडिटर, क्लाउड ब्रोकर एंड क्लाउड करियर। लेट्स स्टार्ट विद की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फर्स्ट वन इज इंक्रीज यूजर फ्लेक्सिबिलिटी। आप जब चाहो जितने चाहो वहाँ से रिसोर्सेज ले सकते हो, आप जब चाहो जितना चाहो वहाँ से रिसोर्सेज ले सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अगर चाहते हो कि मेरी रैम 8 GB में मेरा काम नहीं हो रहा, यू कैन अपग्रेड इट टू 32, राइट? आप जब चाहो तब उसको बढ़ा सकते हो, जब चाहो उसको कम कर सकते हो। सो वी कॉल इट Okay. सिंपल स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? सेकंड वन इज कॉस्ट रिडक्शन। अगर मैं बात करूँ एक वेबसाइट होस्टिंग की, सिंपल, आपको खुद की वेबसाइट होस्ट करनी है कहीं पे,
एट दैट टाइम यू हैव टू ऑप्शंस, या खुद का सर्वर परचेज करो और फिर उसके ऊपर होस्ट करो। एक तो ये हो गया। सपोज 2 साल के बाद आपको होस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी, एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू, दैट फिजिकल हार्डवेयर सर्वर कोई यूज नहीं रहा उसका, तो राइट। बट इन केस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, आपको अगर 2 साल के लिए होस्टिंग चाहिए तो आप 2 साल का रेंट पे करो सिंपल, एंड आफ्टर दैट यू आर फ्री फ्रॉम दैट बॉन्ड। आप उनसे अपना बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है कैंसिल कर सकते हो, ठीक है अब मुझे सर्विसेज नहीं लेनी है आपसे। तो एक सिंपल कॉस्ट रिडक्शन मैकेनिज्म है ये, आपके पैसे कम खर्च होते हैं, यहाँ पे सस्ता पड़ता है ये आपको। ओके। अदर देन दिस कॉस्ट रिडक्शन वी हैव डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस, कि आप अपनी मशीन्स को, अपनी रिसोर्सेज को कहीं से भी दुनिया की किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हो। आफ्टर दिस वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, आप जब चाहो स्टोरेज को बढ़ा सकते हो, जब चाहो उसको कम कर सकते हो, तो कोई लिमिटेशंस नहीं है स्टोरेज की भी वहाँ पे। ऑटोमेटेड मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट का काम होगा, जो भी मेंटेनेंस वगैरह होगी, वो सब आपको नहीं करना, आपको अपने काम से काम रखना है। बाकी सारी मैनेजमेंट, सारी सिक्योरिटी कौन करेगा, जो तो क्लाउड प्रोवाइडर होगा। सारी हेडेक उसकी है, राइट। अब वहाँ पे चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, सब कुछ भी हो, सारी हेडेक उसकी है, राइट। अदर देन दिस वी हैव वर्चुअलाइजेशन। नाउ द पॉइंट इज, आपका क्लाउड काम कैसे करता है। तो बात में एक सिंपल सर्वर ले लिया मैंने, ठीक है। अदर देन दिस वर्चुअलाइजेशन, पहले समझते हैं वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। अगर मैं बात करूँ सिंपल वेबसाइट होस्टिंग की, हमने दो चीजें पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज डेडिकेटेड वेब होस्टिंग, सेकंड वन इज शेयर्ड वेब होस्टिंग, याद है। यस सर। डेडिकेटेड में आपका एक पूरा पूरा सर्वर एक वेबसाइट को डेडिकेट रहता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई और वेबसाइट होस्टेड नहीं होगी। तो अगर मैं बात करूँ कि आपको वहाँ पे कोई रिसोर्स यूज करना है, कि आपको वहाँ पे कोई काली लिनक्स मशीन यूज करनी है, एट दैट टाइम व्हाट दैट सर्वर कैन डू, वो आपका VMware यूज करता है, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता है आपके लिए, ठीक है, ताकि वो खुद के रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी कर सके, आपको सर्विस भी प्रोवाइड कर सके। तो क्लाउड्स आपको वर्चुअलाइजेशन भी प्रोवाइड करते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन मशीन, यू कैन क्रिएट योर ओन सर्वर, यू कैन क्रिएट योर ओन सिंपल मशीन्स फॉर द क्लाउड, राइट। अदर देन दिस वर्चुअलाइजेशन पार्ट, वी हैव मेजर्ड सर्विसेज। आप जितना, आप जो सर्विस वहाँ से लेते हो, आपको सिर्फ उसी के लिए पे करना है। एक बात बताऊँ सिंपल, तो आप वहाँ से जितनी सर्विसेज ले रहे हो, जितनी स्टोरेज ले रहे हो, जितनी बैंडविड्थ ले रहे हो वहाँ से, आपको सिर्फ उसी के लिए पे करना होता है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है वहाँ पे। और जो फंक्शनैलिटी, जो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ तक लिमिटेड भी हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका सिंपल गूगल क्लाउड की बात करो, सिंपल गूगल ड्राइव की बात करो, राइट, आपने कहीं से क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर क्लाउड की सर्विस ले रखी है, और वो आपको वेब होस्टिंग की फैसिलिटी नहीं देता, वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज की फैसिलिटीज दे रहा है वहाँ पे। यू कांट होस्ट अ वेबसाइट ओवर दैट सर्वर, आप वहाँ पे सिर्फ डाटा स्टोर कर सकते हो। तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं उस चीज़ के। ऑन द अदर हैंड, आफ्टर दिस सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट्स स्टार्ट विद क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स। फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। क्लाउड आपके लिए पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैनेज कर सकता है, आपको सिंपल प्लेटफॉर्म्स भी देता है वो, कि आप अपना कोड यहाँ पे रन करो, अपनी टेस्टिंग यहाँ पे परफॉर्म करो। आपका जो प्लेटफॉर्म होता है, जो भी आपके डेवलपर्स यूज करते हैं, पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस to execute their code, to test their codes, to perform or to practice their languages or their platform. What do the infrastructure? वहाँ पे हार्डवेयर जो भी होगा, आपकी उसकी पूरी पूरी ओवरहेड, उसका जो भी मेंटेनेंस होगा, जो भी उसकी फिजिकल सिक्योरिटी होगी, वो सब आपका क्लाउड मैनेज करेगा, राइट। वो आपके लिए पूरा पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करके देगा आपको, कि ठीक है ये आपका बेयर मेटल है, आप इसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हो, आप वो इंस्टॉल कर सकते हो इसके ऊपर, दैट्स अप टू यू। वो आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज दे रहा है वहाँ पे, इन केस ऑफ IaaS, वी कॉल इट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, राइट। अदर देन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव वन मोर दैट वाज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। वो आपको हार्डवेयर दे रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट कर रहा है कुछ ना कुछ, ताकि आप वहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टेस्ट कर सको, वहाँ पे अपना खुद का कोड लिख सको, खुद के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सको आप वहाँ पे। फॉर दैट पार्ट वी हैव प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो उसका एग्जांपल दूं, देन यू कैन ओपन वेबसाइट्स लाइक पाइचार्म, यहाँ पे आप खुद का, नोट दिस वन, पाइचार्म नहीं है, पाइक्रिप्टोडोम,
these kind of websites like programize.com जो भी वेबसाइट का नाम है, या फिर आपका ये codepy.io, आपको सिंपल प्लेटफॉर्म एज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना खुद का कोड लिख सकते हो, आप खुद की पाइथन लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर सकते हो. एट दैट टाइम दे वर नोन एज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. आप यहाँ पे अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, उनको बिल्ड कर सकते हो. अदर देन दीज थिंग्स वी हैव सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, या फिर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज करते हो. तो मैं एग्जांपल दूं इसका, तो लेट्स गो विद वन मोर वेबसाइट फॉर Genymotion. Genymotion का क्लाउड इमुलेटर भी आता है. यू कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर ऑन द क्लाउड सिंपली. कि आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना, आप इसको ऑनलाइन यूज कर सकते हो. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स गो विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. कि आप अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आप उनको ऑनलाइन यूज कर सकते हो. दिस काइंड ऑफ सर्विसेज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय क्लाउड, राइट. Okay. इन सर्विसेज को हम बोलते हैं सिंपल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. कि कोई सॉफ्टवेयर आपका जो कि रिमोट सर्वर पे चल रहा है, आप उसको यूज कर सकते हो रिमोटली. यू कैन रिमोटली यूज एनी सॉफ्टवेयर which is hosted on a remote server. So simple software as a service. After this infrastructure, platform, and simple software, we have few models. First one is private cloud. कि क्लाउड्स कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं, किस किस टाइप किस टेक्निक्स के क्लाउड होते हैं हमारे पास, राइट. तो फर्स्ट वन इज प्राइवेट क्लाउड. अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैं फंक्शनैलिटीज ले रहा हूँ उनके लिए स्पेयर हार्डवेयर होने चाहिए, जिनको मैं ही हैंडल कर पाऊँ पूरी तरह से, जो कि सिर्फ मेरे लिए डेडिकेटेड होने चाहिए, राइट. अगर मुझे कोई सेपरेट सर्वर चाहिए, कोई डेडिकेटेड सर्वर चाहिए, एट दैट टाइम व्हाट आई कैन डू इज, मैं सिंपल अमेजोन पे जा सकता हूँ, AWS सर्विस वी वॉलेट, अमेजोन वेब सर्विस, दैट वाज AWS. मैं AWS पे गया, राइट. मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल, मुझे प्रॉपर हार्डवेयर चाहिए, प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन तो मेरे लिए सिंपल डेडिकेटेड हो, वहाँ पे कुछ और नहीं होना चाहिए, मेरे लिए डेडिकेटेड होना चाहिए वो. दैट काइंड ऑफ क्लाउड सर्विसेज, दैट काइंड ऑफ क्लाउड मॉडल्स, जिसमें आपके हार्डवेयर, आपके सॉफ्टवेयर आपके डेडिकेटेड रहते हैं, दैट काइंड ऑफ सर्विसेज आर नोन एज प्राइवेट क्लाउड्स, राइट. जो हार्डवेयर वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं वो आपके लिए डेडिकेटेड है वहाँ पे, और वो आपके जनरली कॉस्टली भी होते हैं. वन मोर थिंग अबाउट प्राइवेट क्लाउड इज, राइट. तो आपका हार्डवेयर डेडिकेटेड है वहाँ पे, थोड़े कॉस्टली भी होता है, तो वहाँ पे फंक्शनैलिटीज को ज़्यादा मिलती है प्राइवेट क्लाउड में. अदर देन प्राइवेट क्लाउड वी हैव कम्युनिटी क्लाउड्स. अगर मैं बात करूँ ग्रुप ऑफ कंपनीज लाइक लेट्स गो विद बैंक, ठीक है. मैं जितने भी बैंक्स हैं, SBI हो गया, कोटक हो गया, फिर CBI हो गया, आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, इन बैंक का एक कॉमन क्लाउड है. एक सिंपल एक कैटेगरी के कंपनीज हैं, बैंक्स हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए. उस कम्युनिटी के क्लाउड को हम बोलते हैं सिंपल कम्युनिटी क्लाउड्स. की बहुत सारी कंपनीज हैं एक सिमिलर कैटेगरीज की, वो सेम सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, उनका एक कॉमन क्लाउड है. दैट काइंड ऑफ क्लाउड टाइप्स आर नोन एज कम्युनिटी क्लाउड्स, राइट. Okay. अदर देन दिस कम्युनिटी पार्ट वी हैव पब्लिक क्लाउड्स, जो हम गूगल ड्राइव यूज करते हैं. सिंपल एग्जांपल है पब्लिक क्लाउड का, कि वहाँ पे हार्डवेयर आपके लिए डेडिकेटेड नहीं है, उनको वो सिंपल हार्डवेयर किसी और के साथ भी शेयर हो रहे होंगे वहाँ पे, राइट. दैट काइंड ऑफ क्लाउड जहाँ पे आपके हार्डवेयर किसी सेकंड पार्टी किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर हो रहे हैं आपके, दैट काइंड ऑफ क्लाउड्स आर नोन एज पब्लिक क्लाउड. जनरली आपको सस्ते मिल जाते हैं पब्लिक क्लाउड, बिकॉज ये शेयर्ड होते हैं सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ में भी. पब्लिक क्लाउड्स आर चीपर देन प्राइवेट क्लाउड्स और कम्युनिटी क्लाउड्स. Other than this public cloud and other different things, we have one more type of cloud that was hybrid cloud. अगर मैं बात कहूँ कि आपका प्राइवेट क्लाउड है, ठीक है, आपका पब्लिक क्लाउड है, वो भी ठीक है, बट इन केस आपको सिक्योरिटी मिल रही है प्राइवेट क्लाउड की, आपको फंक्शनैलिटी मिल रही है प्राइवेट क्लाउड की, राइट. बट इन केस कंपनी को अपना हार्डवेयर इंक्रीज करना पड़ा, फिर वहाँ पे पब्लिक क्लाउड पे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई कहीं से, तो अपना पब्लिक क्लाउड एनहेंस करना पड़ा. एट दैट टाइम दे कैन यूज योर रिसोर्सेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड. वो आपके
प्राइवेट क्लाउड से आपके जो पब्लिक क्लाउड है उन दोनों को मर्ज कर सकते हैं उस टाइम पे। उस टाइप के क्लाउड्स को हम बोलते हैं सिंपल हाइब्रिड क्लाउड। अगर प्राइवेट को एनहेंस करना है देन दे कैन टेक रिसोर्सेज फ्रॉम पब्लिक क्लाउड। अगर पब्लिक को एनहेंस करना है दे कैन टेक रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट क्लाउड, राइट? Okay. After this cloud computing modules, let's start with NIST cloud computing reference architecture. First one is National Institute of, इसका full form है यहाँ पे simple. NIST presented a high level conceptual reference architecture and other different things. ये basic सी चीजें कुछ ज़्यादा important है नहीं यहाँ पे वैसे. Identifies the major component and their functionalities and their functions in cloud computing. तो कैसे काम करना है कंपनीज को, उनको सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स लगाने हैं, वहाँ पे कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो, किसको प्रोवाइड करना है, ऑथेंटिकेट कैसे करना है, एंड अदर डिफरेंट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स आपका निस्ट प्रोवाइड करता है वहाँ पे, राइट? कि हार्डवेयर कैसे डिप्लॉय करना है, कि सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एंड ऑल अदर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स आर प्रोवाइडेड बाय निस्ट. वी कॉल इट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजीज, राइट? तो कौन कौन से प्रोटोकॉल, कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स, कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, those are specified by NIST. Simple. Our actors हम already पढ़ चुके हैं, cloud consumer, provider, auditor, broker and carrier. After this we have some threats for cloud computing part. First one is data loss. अगर मैं बात करूँ, अपना डेटा स्टोर किया है गूगल ड्राइव पे, राइट? और गूगल ड्राइव ही आपकी ब्रीच हो जाए, फिर गूगल हैक हो जाए किसी तरीके से आपका, तो जो डेटा आपका स्टोर था गूगल ड्राइव के ऊपर वो किसी थर्ड पार्टी के हाथों लग जाए, that kind of threats are also available for cloud computing part, right? Second one is virtualization level attack, कि आप किसी VM के अंदर काम कर रहे हो और आपके किसी स्क्रिप्ट के थ्रू, किसी अटैक के थ्रू, किसी जीरो डे के थ्रू आप उस VM की हेल्प से मेन मशीन पर कंट्रोल पा सकते हो. दैट काइंड ऑफ अटैक, इसमें आप VM से आपकी मेन मशीन को कंट्रोल कर रहे हो, आप खुद की प्रिविलेजेस को एस्केलेट कर रहे हो ताकि आप VM से बाहर काम कर सको, उस सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट से बाहर आ सको और मेन मशीन को कंट्रोल कर सको. That kind of attacks are also available for cloud computing part. Other than simple virtualization level attack, we have service termination and failure attacks. कि आपका क्लाउड अवेलेबल ही नहीं है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा था वो और वो सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, आपका सर्वर वहाँ पे होस्टेड था क्लाउड के ऊपर और अभी वो सर्वर काम नहीं कर रहा है. That kind of threats are also available for cloud computing. We have malicious insider, कि कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने ही डाटा लीक कर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, वो भी उसके लिए एक थ्रेट है. हार्डवेयर फेलियर भी एक थ्रेट है, जब पहले डेटा स्टोर था हार्ड ड्राइव पे और अब वो हार्ड ड्राइव करप्ट हो गया, फिर फेल हो गई है, वो काम नहीं कर रही, राइट? तो ये भी थ्रेट्स हैं आपके क्लाउड के लिए. सो अदर देन दिस malicious insider we have hardware failure things as well, कि आपने कहीं पे डेटा स्टोर करके रखा है, वो आपकी हार्ड ड्राइव अब करप्ट हो गई है, सबका डेटा करप्ट नहीं होगा वहाँ पे, बिकॉज द पॉइंट इज आपका सेम डाटा मल्टीपल ड्राइव्स पे स्टोर रहता है फॉर बैकअप पार्ट. वी हैव मल्टीपल रेट टेक्नोलॉजीज. अगर इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, लेट्स गो विद मल्टीपल रेट टेक्नोलॉजीज पर डेटा कैसे स्टोर होगा. जनरली क्लाउड्स पे काम करते हैं. यू कैन गो विद द वीडियो एज वेल, वो लिख के देता हूँ, वीडियो देख लेना एक बार वो क्लाउड कंप्यूटिंग की. Okay. दिस इज द वीडियो, आई एम शेयरिंग दिस लिंक टू यू. काफी अच्छी वीडियो है ये. यू कैन पोस्ट दिस वीडियो लेटर ऑन. मैंने लिंक शेयर किया है चैट पे, जस्ट कॉपी दैट लिंक. तो आपका हार्डवेयर फेलियर के केस में भी आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली लॉस नहीं होता, उसकी बैकअप फाइल्स होती हैं अदर हार्ड ड्राइव्स में, राइट? ऐसा नहीं कि आपकी बैकअप फाइल्स उसी लोकेशन पे होंगी, नहीं. आपके बैकअप जनरली अदर कॉन्टिनेंट्स में भी हो सकते हैं, अदर कंट्रीज में भी हो सकते हैं. इन केस वहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, लाइक वहाँ पे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया और बिल्डिंग वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई किसी तरीके से, फिर आपका हार्डवेयर करप्ट हो गया किसी तरीके से, और दैट बैकअप थिंग्स, आपके डाटा बैकअप जनरली अदर कॉन्टिनेंट्स में, अदर कंट्रीज में होते हैं जनरली. कि न्यूक्लियर वॉर हो गई, उस केस में भी आपका डाटा काफी हद तक सिक्योर रहता है, राइट?
तो हार्डवेयर फेलियर भी एक थ्रेट है क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट के, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। अदर देन दिस वी हैव वन मोर, देयर वाज वीक ऑथेंटिकेशन, कि आप किसी तरीके से ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर पा रहे हो, किसी और अकाउंट का एक्सेस ले पा रहे हो, तो वो भी एक थ्रेट है। देन वी हैव प्रिविलेज एस्केलेशन, कि आप सिंपल नॉर्मल अकाउंट से एक एडमिन के अकाउंट में माइग्रेट कर पा रहे हो, सिंपल प्रिविलेज एस्केलेशन का पार्ट है यहाँ पे। एंड एट लास्ट वी हैव लॉस ऑफ लॉग्स, कि आपके जो लॉग्स थे वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, राइट, किसी तरीके से तो डिलीट हो गए या फिर क्लियर कर दिए किसी ने, फिर वो करप्ट कर दिए, राइट। सो ये भी एक प्रॉपर थ्रेट है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। अदर देन दिस वी हैव फ्यू कॉमन अटैक्स फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट। फर्स्ट वन इज सोशल इंजीनियरिंग, जो कि सबसे ज्यादा होता है आपका। फिशिंग मेल्स हो गई, फिशिंग कॉल्स हो गई, उनके थ्रू आप इजीली किसी को फूल कर सकते हो। These are simple social engineering attacks, and you better know about social engineering attacks. After these attacks, we have access attacks, कि आपने अपनी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट की किसी पैरामीटर पे, किसी इनपुट फील्ड के थ्रू, उसके थ्रू आपको क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड सर्विस के ऊपर अटैक कर रहे हो। दैट काइंड ऑफ अटैक्स आर नोन एज एक्सेस अटैक्स ओवर क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट, ओवर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, राइट। आप अगर एक्सेस स्क्रिप्ट के थ्रू अटैक कर रहे हो क्लाउड्स के ऊपर, तो सिंपल एक थ्रेट है, सिंपल एक अटैक है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। यू कैन अटैक विद डीएनएस पार्ट, आप डीएनएस के रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर दो ताकि वहाँ पे वेबसाइट प्रॉपर्ली काम ना करें। तो डीएनएस के ऊपर भी अटैक्स होते हैं, डीएनएस पॉइजनिंग यू बेटर नो, डोमेन हाईजैकिंग यू बेटर नो। अदर देन दिस डीएनएस अटैक वी हैव एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स, कि आप एसक्यूएल की क्वेरीज एग्जीक्यूट कर पा रहे हो वहाँ पे। द काइंड ऑफ अटैक्स आर आल्सो अवेलेबल, आल्सो पॉसिबल ओवर द सर्वर्स, जबकि आपकी वेबसाइट आपके डेटाबेसेस होस्टेड होते हैं, तो वो भी एक सिंपल अटैक है आपका। अदर देन दिस एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, वी हैव नेटवर्क स्नीफिंग अटैक्स एज वेल। देखो जो डेटा था वो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, एंड एनी यूजर और एनी अटैकर कैन स्निफ दैट नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई और extract some kind of juicy information like username, passwords, cookies, and parameters and other different things. Right? तो सिंपल नेटवर्क स्निफिंग भी एक अटैक ही है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। अदर देन दिस सेशन हाईजैकिंग अटैक, या सेशंस को हाईजैक कर रहे हो बिकॉज आज सर्विसेज लेते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी AWS की, राइट, तो आप अभी प्रॉपर ऑथेंटिकेट करते हो खुद को फॉर योर अकाउंट पार्ट। यू हैव अ अकाउंट, यू हैव टू लॉग इन हियर। सेशन हाईजैकिंग अटैक्स भी पॉसिबल है यहाँ पे, कि आपका अकाउंट आपने लॉगिन किया और आपकी कुकीज को यूज करके कोई और अकाउंट को यूज कर पा रहा है, तो वो भी एक सिंपल अटैक है क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट्स के ऊपर। Okay. आप क्लाउड्स को मैनेज करते हो थ्रू दिस वेब इंटरफेस, तो इसके ऊपर भी अटैक्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड, आफ्टर दिस सेशन हाईजैकिंग अटैक्स वी हैव क्रिप्ट एनालिसिस अटैक्स, कि आप जो एल्गोरिथम्स यूज कर रहे हो फॉर क्रिप्टोग्राफी पार्ट, वो या तो वीक हैं या फिर वो डेप्रिकेटेड हो चुके हैं प्रॉपरली, उनको यूज करना सिक्योर नहीं है। और अगर आपका अटैकर, आपका जो हैकर होगा, वो किसी तरीके से उसको डिक्रिप्ट कर लेता है डाटा को, दैट काइंड ऑफ अटैक्स आर आल्सो नोन एज क्रिप्ट एनालिसिस, कि आपके जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स थे वो इतने वीक थे कि कोई भी अटैकर उसको इजीली डिक्रिप्ट कर सकता है। दिस इज आल्सो एन अटैक ओवर द क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट। एंड एट लास्ट वी हैव डोस एंड डीडोस, राइट। क्लाउड के ऊपर ही डोस या फिर डीडोस कर दिया आपने, सारी सर्विसेज उसकी अनअवेलेबल हो गई वहाँ पे। बट डोस और डीडोस जनरली होता नहीं है क्लाउड्स के ऊपर, बिकॉज दे हैव सो मेनी रिसोर्सेज, उनके पास कोई कमी नहीं होती। They have hardwares, they have bandwidth, they have resources, they have load balancers and everything, right? So DOS and Okay. DDoS बहुत कम होते हैं, but होते हैं वो भी। After this, we have cloud architecture for security part. First one is application level security, कि आप एक एप्लीकेशन की कैसे सिक्योर कर सकते हो। How you can secure a simple application, a simple software, a simple website, a simple software की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी एक नॉर्मल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। Okay. फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल्स, आपने डिप्लॉय करके रखी है वहाँ पे। आप सिंपल सिक्योर स्टोरेज कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं SSDLC, सिक्योर स्टोरेज, सिक्योर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, राइट। अब जनरली कंपनीज आपके डेव सेक ऑप्स की तरफ मूव कर रही हैं। डेव सेक ऑप्स की डेवलपमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी भी आएगी आपकी। जो कंपनीज पहले काम करती थी वो करती थी लगभग
आपकी डेव ऑप्स के ऊपर, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन फॉर अ सॉफ्टवेयर। बट नाउ डेज आपकी कंपनी डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और ऑपरेशंस तीनों पे काम करती हैं। एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट आपको जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा उसमें ये तीनों चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। डेवलपमेंट, उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी और उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटीज, तो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। इसको हम बहुत ही सिंपल SSDLC और यू कैन से सिक्योर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, राइट। ओके कोई सर। सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो वो सिक्योर है या नहीं है। ऑन द अदर हैंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट कंटिन्यू, सॉरी। ऑन द अदर हैंड वी हैव बाइनरी कोड एनालिसिस, या आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है जिसके थ्रू आप क्लाउड की सर्विस को एक्सेस कर रहे हो, राइट। और आप उस सॉफ्टवेयर को रिवर्स इंजीनियर कर पा रहे हो, इसलिए आप उसका बाइनरी कोड एनालाइज कर पा रहे हो। दैट काइंड ऑफ अटैक्स आर आल्सो अवेलेबल ओवर एप्लीकेशंस। ऑन द अदर हैंड, या स्क्रिप्ट एनालिसिस, या वेबसाइट्स के ऊपर अटैक कर रहे हो, उनके कोड्स को एनालाइज कर रहे हो, उनकी स्क्रिप्ट्स को एनालाइज कर रहे हो, कौन सी वहाँ पे API कॉल हो रही है, वहाँ पे कोड क्या लिखा है, उसकी रिक्वेस्ट क्या आ रही है, उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, and all other different thing about the simple script part. You can analyze their scripts as well. And at last we have transaction security. ये जो डेटा फ्लो हो रहा है आपका मशीन A मशीन B के बीच में, वो प्रॉपर एनक्रिप्टेड है या नहीं है। दैट वाज सिंपल ट्रांजैक्शनल सिक्योरिटी, राइट। इसमें आपके सिंपल मनी ट्रांजेक्शन्स भी आते हैं, डेटा फ्लो भी आते हैं, दोनों इसके अंदर कवर होते हैं आपके ट्रांजैक्शनल सिक्योरिटी के अंदर। आफ्टर दिस एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी पार्ट, you have network layer security. First one is how you can ensure your network layer attacks हो सकते हैं। First one is network, or you can say next generation IDS IPS part, कि आप वहाँ पे एडवांस फायरवॉल्स डिप्लॉय करो जिसके अंदर आपकी IDS IPS दोनों ही अवेलेबल हों, राइट। आप एंटी डोस या फिर एंटी DDoS हार्डवेयर लगाओ, सॉफ्टवेयर लगाओ, ताकि आप आपकी जो सर्विस आपकी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, राइट, कंटिन्यूसली चलती रहे। You can prevent DOS and DDoS with these hardware or softwares, anti-DOS and anti-DDoS. Other than this, we have information security as well. ये पूरा डेटा कैसे प्रोवाइड होगा, कैसे उस पर कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर होगी, कैसे उसकी इंटीग्रिटी इंश्योर होगी, तो कैसे उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर होगी वहाँ पे। इनकेस आपका डेटा लॉस हो जाता है तो हमें रिकवर कैसे करना है, वो सब चीज़ें आती हैं आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, राइट। How you can ensure your confidentiality, how you will ensure your integrity, and how you will ensure your availability, right? Or how you can mitigate data loss prevention things, कि आप डेटा लॉस से कैसे बचोगे, उसके लिए क्या मिटिगेशन हैं आपके पास। After this we have computer and storage things. You can deploy host based IDS IPS firewalls, we already know about that thing. You can go with integrity check, जो चीज़ें आप डाउनलोड कर रहे हो या फिर अपलोड कर रहे हो वो प्रॉपरली ऑथेंटिक है या नहीं है, आपका जो यूजर है उसके पास एक्चुअल परमिशन है या नहीं है उस चीज़ की। फॉर दैट पार्ट वी यूज अ पैम फाइल। हम डिस्कस करेंगे जब क्रिप्टो का पार्ट पढ़ेंगे, देन वी डिस्कस दीज थिंग्स। कि सर्टिफिकेट्स के अंदर आती हैं पैम फाइल्स आपकी, उनके थ्रू आप खुद को आइडेंटिफाई करते हो। यू कैन यूज डिजिटल सर्टिफिकेट्स फॉर ऑथेंटिकेशन, फॉर ऑथराइजेशन, फॉर अवेलेबिलिटी, फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड फॉर इंटीग्रिटी एज वेल। तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है वो भी अभी। So integrity checks, you already know how you can ensure integrity checks or how you can try these things by simple hashes. कि आप हैश कैलकुलेट करो, उसको मैच करो, अगर वो मैच होता है तो आपका सिंपल, आपका जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया, जो आपने फाइल डाउनलोड किया, वो इंटीग्रिटी को फॉलो करती है वहाँ पे। ऑन द अदर हैंड यू कैन मॉनिटर सिस्टम फाइल्स एज वेल, कि वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन ना हो, कोई फाइल को रेप्लिकेट ना कर रही हो, कोई फाइल एन्क्रिप्शन ना परफॉर्म कर रही हो वहाँ पे बेवजह, या फिर फाइल या कोई आपका एप्लीकेशन, फिर कोई सिंपल सॉफ्टवेयर अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज ना कर रहा हो बेवजह, सो वो सब इसके अंदर आता है। आफ्टर दिस वी हैव लॉग फाइल एनालिसिस पार्ट, टू एनालाइज लॉग्स, लोग सब जनरेट हो रहे हैं सिस्टम के लिए। अगर मैं बात करूँ सिंपल विंडोज की, यू कैन गो विद इवेंट व्यूअर एंड यू एनालाइज दीज लॉग्स, कि कब क्या एक्शन परफॉर्म हुआ, उसके भी यहाँ पे आप लोग एनालाइज कर सकते हो। ये भी उसी के अंदर आता है, टू एनालाइज दीज लॉग्स एज वेल, राइट। After these logs part, we have connection analysis.
कौन कौन से कनेक्शंस आपके एस्टैब्लिश हो रहे हैं मशीन्स के थ्रू. You can go with that part with simple net stack, and you can see all the connections over the server, over the machine, right? After this connection thing, you can go with storage encryption part. In case आपकी machines, आपके server, आपके cloud services हैक हो भी जाती हैं, तो भी आपका डेटा कोई हैकर, कोई अटैकर उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए. For that part, you use proper storage encryption, right? You go with encryption, you go with backups, you go with proper hashing for integrity part. Other than this simple computer and storage attacks or simple computer and storage part, we have some physical security threats as well for security part, physical security part. First one is protect against theft. आपकी जो हार्डवेयर, आपकी जो सिंपल फिजिकल सिक्योरिटीज होती हैं कि बिल्डिंग में कौन आएगा, किस रूम में एक्सेस होगी, किसी सोर्स को एक्सेस कर सकता है वहाँ पे, राइट? वो सब आपका आता है फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर कि कौन बिल्डिंग में एंट्री ले पाएगा, कौन गेट के अंदर आ पाएगा, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स क्या होंगे, आई कार्ड के थ्रू ऑथेंटिकेशन होगा, बायोमेट्रिक स्कैन्स होंगे, वहाँ पे आपकी एक्सरे मशीन्स लगी होंगी, उसके अंदर बॉडीज की कोई बेयर मेटल ना लेके जा रहे हो अंदर, वो सब चीजें आती है आपकी फिजिकल सिक्योरिटीज के अंदर, राइट? इन फिजिकल सिक्योरिटी वी हैव वन मोर थिंग दैट वाज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. कि बारिश हो रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, पावर फेलियर हो रहा है, उसके थ्रू इन चीजों के कारण आपकी सर्विस के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े. सिंपल चीज. And at last, we have responsibilities for cloud service provider, for cloud service consumer, and at last we have countermeasures. Let's continue with these things. देखिए, जो cloud service provider होगा उसकी क्या क्या responsibilities है वहाँ पे. First one is web application firewalls. You can see them web. जो firewalls आप deploy करते हो specially for websites. We call them web application firewalls. On the other hand, we have simple network firewalls. ये दोनों ही properly configured होनी चाहिए. वो सब कौन मैनेज करेगा? आपका क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइडर, राइट? क्लाउड प्रोवाइडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ वेब एंड फायरवॉल्स. ऑन द अदर हैंड, he or she or the cloud provider is responsible for DLPs, because data loss prevention thing. ये डेटा लॉस को कैसे प्रिवेंट करने वाला है, वो बैकअप्स कैसे रखेगा, कहाँ पे स्टोर करेगा, वो सब उसका ओवरहेड है, वो सब उसको मैनेज करना है क्लाउड प्रोवाइडर को, राइट? तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी वहाँ पे. IDS IPS पार्ट नेक्स्ट जेन फायरवॉल्स के अंदर आते हैं ऑलरेडी ये. You can go with application securities कि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली काम कर रही हो, वहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन ना हो, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए. आप अगर सॉफ्टवेयर एज सर्विस की बात करते हो, वहाँ पे SaaS सॉफ्टवेयर एज सर्विस की बात करें, तो उसकी सिक्योरिटी को लेके कौन कौन से टैक्स लगाने हैं, दैट्स ऑल अबाउट. वो सब कौन चेक करता है वहाँ पे? आपका क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइडर चेक करता है वहाँ पे. एंड एट लास्ट वी हैव VPN एंड लोड बैलेंसर्स. कनेक्शन एक प्रॉपर टनलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर फिल्टरिंग होनी चाहिए कि कौन उससे कनेक्ट कर सकता है सर्विस से. प्रॉपर टनल्ड ट्रैफिक होना चाहिए मेरे पास VPN के थ्रू. For DOS and DDoS prevention thing, you can apply load balancers as well. I hope it's clear. So after this simple cloud service provider responsibilities, we have some responsibilities for cloud service consumers as well. First one is public key infrastructure. कि आप जब खुद को ऑथेंटिकेट करोगे तो आपके पास एक पैन फाइल, एक पैन की होनी चाहिए, जो एक प्राइवेट और एक पब्लिक की के ऊपर बेस्ड है आपका, राइट? आप खुद को ऑथेंटिकेट करते हो कि मैं एक ऑथेंटिक यूजर हूँ एंड आई कैन एक्सेस दैट क्लाउड सर्विस और आई कैन एक्सेस दैट वेब कंसोल. फॉर दैट पार्ट वी यूज PKI. खुद को ऑथेंटिकेट करने के लिए हम एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं. आपकी प्राइवेट कीज, आपकी पब्लिक कीज यूज होती हैं फॉर एनक्रिप्शन, फॉर डिक्रिप्शन, फॉर ऑथेंटिकेशन पार्ट. On the other hand, you can go with security development life cycle, or you can say security system development life cycle. We call it SSDLC, right? You can go with firewalls. आप खुद से भी firewall deploy कर सकते हो वहाँ पे. If you are not satisfied with the firewall deployed by the cloud provider, you can deploy your own firewalls as well. उसके भी options मिलते हैं आपको. You can specify your own encryption standards कि नहीं, मुझे DES के साथ नहीं जाना, I'll go with AES. मुझे ये की यूज नहीं करनी, I'll go with 256 bit की. I'm not going with 128 bit key. So you can specify these things as well, right?
You can deploy your own IPS part. You can check for your own application part. जो एप्लीकेशन मैं वहाँ से ले रहा हूँ वो सिक्योर है या नहीं है. You can go for that auditing part as well. And you can work over VPNs. आपको जनरली VPNs के ऊपर ही काम करना पड़ता है over the cloud, right? And at last, we have some countermeasures and security considerations for cloud. First one is disaster recovery plan. In case कोई disaster होता है, कोई natural disaster like flood, earthquake, कोई ज्वालामुखी फट गया, कोई टोर्नेडो आ गया, बारिश हो रही है, भूकंप आ गया, जो भी होगा, उनसे आप कैसे रिकवर करोगे ताकि आपकी सर्विसेज इम्पैक्ट ना हो वहाँ पे. तो उनके प्रॉपर रिकवरी प्लान्स होने चाहिए वहाँ पे भी. After this simple disaster recovery plans, you can deploy or you have to deploy some load balancing part. कि अगर कोई एक्स्ट्रा ट्रैफिक आता है वहाँ पे, कोई डोस या डीडोस अटैक होता है वहाँ पे, तो मुझे उससे कैसे रिकवर करना है, मुझे उससे कैसे बचना है. अदर देन लोड बैलेंसिंग, यू हैव टू स्पेसिफाई सम डाटा इंटीग्रिटी चेक्स एज वेल. कि आप इंटीग्रिटी कैसे इंश्योर करोगे, उसके प्रॉपर हैशिंग होनी चाहिए वहाँ पे. जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो उसकी हैशिंग होनी चाहिए ताकि जब वो वेरीफाई करे आपका यूजर, राइट, सो ही और शी कैन वेरीफाई जो मैंने अपलोड किया था वो है या नहीं है वहाँ पे, जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ वो एक्चुअल वहाँ पे है या नहीं है. क्लियर? So that's about the integrity part, patches and updates. कि आप कोई OS यूज कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो वहाँ पे क्लाउड के ऊपर, तो उसके जो भी नए सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं, जो भी नए फीचर्स आते हैं, वो सब अपडेट करना आपका काम है. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की या फिर सिंपल क्लाउड कंज्यूमर्स की. इफ दे आर क्रिएटिंग एप्लीकेशन तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्लाउड कंज्यूमर की. इफ दे आर यूजिंग अ सर्विस फ्रॉम द क्लाउड प्रोवाइडर, लाइक कोई OS हो गया, कोई सिंपल सॉफ्टवेयर हो गया, एट दैट टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की वहाँ पे. एंड ये आपके दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट ऑल दोस अटैक्स, ऑल दोस हैक्स. एंड एट लास्ट वी हैव SSL एंड TLS थिंग. जो डेटा आपका जा रहा है वो प्रॉपर एनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए वहाँ पे. फॉर दैट यू कैन गो विद SSL ओवर TLS. हम दोनों ही यूज कर सकते हैं वहाँ पे, बट आई प्रेफर कि आप TLS के साथ जाओ बिकॉज TLS इज मोर सिक्योर देन ओवर SSL. SSL अब आपका डेप्रिकेटेड है, वो फिर यूज नहीं करते, तो सिक्योर नहीं मानते ज्यादातर लोग. After this SSL TLS part, we have cryptographic implementation कि आप कैसे encryptions follow कर सकते हो वहाँ पे. You can go with your own cryptographic algorithms. You can specify कि मुझे कौन सा encryption follow करना है वहाँ पे, right? You can go with quality of services की क्वालिटी क्या होगी, सर्विस जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी क्या होगी. If you see this, आपको कोई रिक्वेस्ट याद हो, सिंपल वेब रिक्वेस्ट की बात करें हमारे पास, तो वी हैव अ हेडर देयर जिसमें आपको QoS स्पेसिफाई होता है. You can see यहाँ पे क्यों दिख रहा है, एक्सेप्ट लैंग्वेज, इंग्लिश यूएन एंड क्वालिटी 0.5, Yes, राइट. sir. सो क्वालिटीज भी सेट करते हो चीज़ों के ऊपर कि क्वालिटी क्या होगी, जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी क्या होगी वहाँ पे. एंड एट लास्ट द मॉनिटरिंग पार्ट कि ट्रैफिक कैसा आ रहा है, कैसा ट्रैफिक जा रहा है, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हो विद SIEM टीम और SOC टीम, राइट. वहाँ पे सिक्योरिटी मॉनिटरिंग होता है ट्रैफिक के ऊपर. क्लिक here to create an account. Let me enter my email address. You have to verify your account. आपसे यहाँ पे वो credentials मांगता है, यूजरनेम, पासवर्ड, एंड आफ्टर दिस यू हैव टू वेरीफाई योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, राइट. आपको कुछ सर्विसेज फ्री मिलती हैं बट फॉर सम आवर्स, कुछ घंटे के लिए यू कैन यूज दैट मशीन फॉर अराउंड 750 आवर्स और समथिंग, राइट. तो इतने घंटे के लिए आप मशीन को फ्री में यूज कर सकते हो ओवर द AWS. So let me enter my email address. तो